नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे और स्वास्थ्य जगत के होम्योपैथिक के बहुत ही ख्यात और जाने माने डॉक्टर ए.के. द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं। वे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी हैं और हाल ही में होम्यो चिकित्सा में बेहतर कार्य करने पे उन्हें मुख्यमंत्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। द्विवेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आज हम कैंसर को लेकर बात करेंगे, चूँकि फरवरी में ही 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है और हम अवेयरनेस को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम करते भी हैं। लेकिन आज भी बरसों बाद भी कैंसर को कहा जाए तो एक लाइलाज बीमारी कही जा सकती है, क्योंकि इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में 14 लाख से अधिक केस एक साल में आ रहे हैं और यदि बात की जाए उसके इलाज की और उससे होने वाले बेहतर इलाज में यदि कहें तो उसमें मुझे लगता है कि हम आज भी बेहतर इलाज कैंसर को लेकर नहीं दे पा रहे हैं शायद, क्योंकि 10 लोगों में से आज 7 लोगों की मौत ये आंकड़े बताते हैं कि हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें और बेहतर इलाज की संभावना तलाशने की आवश्यकता है। हम बहुत सारी चीज़ों पर द्विवेदी साहब से जानेंगे। सबसे पहले मैं यही जानूँगा सर कि कैंसर है क्या, मतलब कैसे कैंसर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हमारे शरीर में जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल्स के अलावा अगर उसी सेल्स का हाइपर होने लगता है और वो कैंसर सेल में परिवर्तन हो जाता है, तो जो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाती है तो किसी भी अंग में, किसी भी ग्लैंड में, किसी भी ग्रंथि में उस ग्रंथि का कैंसर हो सकता है। जैसे अगर ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में जो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल सेल्स है, उसमें अगर कैंसरस डेवलपमेंट हो गया तो वो ब्रेस्ट का कैंसर हो गया। अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में जो हमारा नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर है उसमें कैंसर सेल डेवलप होने लग गया तो वो यूट्रस का कैंसर हो गया। इसी तरीके से लंग्स के टिश्यू में अगर कैंसरस चेंजेस आ गए तो वो लंग का कैंसर हो गया। इसी तरीके से माउथ में, इसी तरीके से प्रोस्टेट में। तो हमारे जितने भी या तो ऑर्गेन हैं या ग्लैंड्स हैं, अगर उसमें कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होने लग गया तो वो उस पर्टिकुलर ग्लैंड, ग्रंथि या उस पर्टिकुलर ऑर्गेन का कैंसर हो जाता है। एक ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के कैंसर हो रहे हैं सर? ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं तो अगर हम ऊपर से बात करें, मुंह से बात करें, तो सबसे कॉमन कैंसर आप देखेंगे जो मेल्स में देखा जाता है तो मुंह का कैंसर हो जाता है। मुंह का कैंसर का ऐसा मानना है कि गुटखा खाने से हो जाता है, लेकिन कई लोग गुटखा खाते हैं तो उनको कैंसर नहीं होता है। इसी तरीके से ऐसा भी माना जाता है कि शराब पीने से हो जाता है, पर हम ये भी देखते हैं कि शराब पीने वाले कई लोग कैंसर से नहीं मरते हैं। इसी तरीके से और आगे आप बढ़ेंगे तो गले का कैंसर है। गले के साथ साथ अगर और आगे आप बढ़ेंगे तो लंग्स, जिसको फेफड़े का कैंसर बोलते हैं, तो ये जो गले का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, इसको हम स्मोकिंग से रिलेट करके देखते हैं कि स्मोकिंग के कारण ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ इसी एरिया में तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, पेट की ओर जाते हैं, तो पेट में जो सबसे कॉमन कैंसर है, अपर लेयर की बात करें तो गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमन है। इसी तरीके से लीवर सिरोसिस बहुत कॉमन है। और नीचे की ओर जाते हैं तो यूट्रस का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, किडनी का कैंसर। और नीचे जाते हैं तो मेल्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है मेल्स में। और अगर नीचे जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रेक्टम का कैंसर, जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, उसमें कैंसर हो जाता है, वो भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। और हम देखते हैं कि बोन कैंसर भी देखने को मिलता है, स्किन का कैंसर भी देखने को मिलता है। तो लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत ही पीड़ादायक। अलग अलग पूरी बॉडी में कई प्रकार से हो सकता है, जिसके लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। सर, मेल और फीमेल दोनों में कैंसर अलग अलग होते हैं। किस तरह के डिफरेंशिएट है? क्या एक तरह के कैंसर भी दोनों में पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, एक तरह का कैंसर भी दोनों में पाया जाता है। जैसे खाने की पाइप है, ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस का कैंसर मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर दोनों में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट का कैंसर कॉमनली फीमेल्स में ही होता है। उनका ब्रेस्ट काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है तो उसमें होता है, पर कभी कदा मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। उनका जो निप्पल है उसमें
कभी कदा ऐसा पाया जाता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो फीमेल्स को ही होता है। इसी तरीके से यूट्रस फीमेल को होता है तो यूट्रस का कैंसर फीमेल में होता है, ओवरी फीमेल्स में है तो उसका उनमें है। लेकिन इधर किडनी की बात करें तो किडनी का कैंसर दोनों को हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो वो दोनों को हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट मेल में है तो मेल में प्रोस्टेट का कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से टेस्टिस है या हमारा जो पेनिस है उसमें भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे जो ऑर्गन हैं जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं तो उनमें कैंसर पाया जाता है। और कुछ जो कॉमन है जैसे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर दोनों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। माउथ कैंसर मेल में ज़्यादा मिलता है, फीमेल्स में बहुत कम मिलता है। इसोफेगस कैंसर दोनों में मिलता है। लंग कैंसर भी कॉमनली मेल में ज़्यादा मिलता है क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मेल करते हैं। तो इस तरीके से दोनों। लेकिन सर पता कैसे चले, मतलब यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यह कैसे जाना जाए कि ये कैंसर की ही बीमारी है या। हेमंत जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली लोगों को पता जब तक चलता है तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान कैसे रख सकते हैं, जैसे आप डेली सुबह लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन आपका होता है एकदम स्मूथ हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। सडनली आपको कभी लैट्रिन में ब्लड दिखा तो लैट्रिन में क्यों ब्लड दिखा ये आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। नहीं तो वो जब लगातार ब्लीडिंग होने लगती है तब तक रेक्टम का कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है, व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, तब तक वो शर्म के मारे किसी को बताता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत जो धारणा है लोगों की। ऐसे ही हमारे जो फीमेल्स हैं उनका मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड आना बंद हो जाता है। पीरियड आना बंद होने के 1-2 साल 3 साल बाद कभी उनको ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो वो उसको इग्नोर कर जाती हैं, जबकि वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब एक बार मेनोपॉज हो गया तो आपका ब्लीडिंग होना बंद हो गया, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग दिख रही है तो वो एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे यूरिन जाते हैं तो यूरिन में ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन सी शिकायत है, वो स्टोन के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो कैंसर का भी एक लक्षण है, तो उसको अपने को ध्यान देना चाहिए। जैसे लोगों को खांसी आती है और खांसते खांसते बलगम जो होता है थूक उसमें ब्लड आ जाता है, तो अगर इस तरीके की शिकायत हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि 1-2 बार ब्लड आता है तो उसके लिए घरेलू उपाय करते हैं। घरेलू उपाय के बदले अब हमको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। सडनली आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, सडनली आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया, लोगों का देखने में आता है कि महीने भर में 5 किलो 7 किलो वज़न कम हो गया, तो महीने में 5 किलो 7 किलो वज़न कम हो गया, ये आपके लिए खुशी की बात तब हो सकती है जब आपने उसके लिए कुछ प्रयास किया हो, आपका हेल्थ नॉर्मल हो पूरी तरीके से। कहीं वज़न गिरने का कारण कैंसर तो नहीं है, कहीं हीमोग्लोबिन खून की कमी होने का कारण कैंसर तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग का कारण कैंसर तो नहीं है। तो ऐसे लक्षण जो आपके शरीर में आज से पहले नहीं थे, अचानक दिखाई दिए, उसके लिए हमको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, यदि शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या आप महसूस करते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए, ताकि दूसरी दिक्कतें बाद में बढ़कर न आपके सामने आए। सर, आप होम्योपैथिक के ज़बरदस्त जानकार हैं, आप डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री जी ने आपका सम्मान भी किया। होम्योपैथ कैंसर के इलाज को लेकर कितना महत्वपूर्ण कदम आगे उठा रहा है, आयुष मंत्रालय से भी आप जुड़े हुए हैं, तो क्या इस और कुछ बेहतर कार्य कैंसर को लेकर कर रही है आयुष मंत्रालय? काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। कैंसर पे रिसर्च भी चल रहा है, मंत्रालय की ओर से भी, हमारा जो रिसर्च बॉडी है उसके तरफ से। अगर मैं कैंसर की बात करूं तो हमारे पास कैंसर के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। मेरी पर्सनल अगर मैं बताऊं एक्सपीरियंसेस, तो हमने गॉल ब्लैडर कैंसर पे बहुत अच्छे कार्य किया है। गॉल ब्लैडर में मेल और फीमेल दोनों तरह के पेशेंट आए और उनको हमने खूब अच्छा कार्य किया। गॉल ब्लैडर के पेशेंट इसलिए हमारे पास आ पाते हैं क्योंकि उनको जब अस्पताल में जाते हैं तो बता दिया जाता है कि आपका न तो ऑपरेशन हो सकेगा न कोई इलाज है उसके लिए, इसलिए वो लोग हमारे पास आ जाते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर में होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है। प्रोस्टेट कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास ऑपरेशन के बाद भी आते हैं। काफ़ी सारे लोग पेशाब के रास्ते में नली लग जाती है, कैथेटर, वो लगा के भी आते हैं और रोते हैं कि हमारा ये कैथेटर निकलवा दीजिए। तो प्रोस्टेट कैंसर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है।
देन तीसरा हमको जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है वो ईसोफेगस कैंसर में मिला है। खाने का पाइप सिकुड़ जाता है और उसके लिए वो खाना नहीं खा पाते हैं या पानी नहीं पी पाते हैं, और उनको डॉक्टर लोग बता देते हैं कि अब कुछ ही महीने की आपकी ज़िंदगी बची है। तब वो लोग कुछ दूसरा प्रयास करते हैं, दूसरा उपाय ढूंढते हैं। तो इस उपाय को ढूंढते ढूंढते होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर आ जाते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे मरीजों को हमने जब दवाई दिया तो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर पाए। हो सकता है कैंसर पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ होगा उस समय, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सका, पेनलेस डेथ की ओर हम मरीज को ले जा सके। एक्चुअली कैंसर बहुत पेनफुल बीमारी होती है। कई लोगों तड़प के कारण नींद नहीं आ पाती है, कई सारी दर्द की दवाई गोली खाने के बाद भी, तो हम लोग उनको राहत दिला पाते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। जब केसेस बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है तब हम राहत ही दिला सकते हैं। कई बार इस तरह से पेशेंट आते हैं कि उसका एक बार ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरापी हो गया, रेडियोथेरापी हो गया, दूसरी बार या तीसरी बार फिर से उसको कैंसर का अटैक आया, तब हमारे पास आते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम काफ़ी राहत दे पाते हैं। एक आम धारणा है सर कि होम्योपैथिक में जो इलाज है वो थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन जड़ से ख़त्म करता है। तो क्या कैंसर जैसी बीमारियों में स्लो एक आराम मिलता है या उसे तुरंत लाभ मिलता है और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती है उसके स्वास्थ्य? नहीं, जब कैंसर का स्टेज बढ़ जाएगा तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको राहत तुरंत मिल जाती है। ये धारणा भी गलत है कि स्लो आराम मिलता है। अगर आपका परफेक्ट डायग्नोसिस रहा और उसके हिसाब से अगर आपने प्रॉपर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन किया है और उसके साथ में उसको आपने प्रॉपर डोज दिया है तो उसको आराम जल्दी मिल जाता है। और जहाँ तक ये बात है कि होम्योपैथिक दवाई पूरी तरह से बीमारी को ख़त्म कर देती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कैंसर के आखिरी स्टेज में हम बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर पाते होंगे, लेकिन उसको राहत काफ़ी दे पाते हैं जो कि किसी और चिकित्सा पद्धति से नहीं मिल पाता है। जब एक बार दो बार उसका ऑपरेशन हो जाता है, एक दो बार कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी हो जाता है, तो डॉक्टर भी उसको देखना नहीं चाहता है। वो डॉक्टर उसको बता देता है कि हमने जो करना था वो कर दिया, अब इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तब उनके पास केवल ऑप्शन होम्योपैथी का बचता है। तब हम लोग होम्योपैथी से उसको राहत जरूर भरपूर दिला पाते हैं। क्या स्मोकिंग, शराब या फिर गुटखा यही 3 कारण होते हैं या फिर हमारा जो हमेशा की दिनचर्या है, जो खान पान हम लोग यूज़ करते हैं, क्या उससे भी हम लोग कैंसर को आमंत्रित करते हैं? क्या लगता है किस तरह के खान पान का एक सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिसका नियमित दिनचर्या है वो लोग काफ़ी कम कैंसर के अटैक में आते हैं। जो लोग गुटखा, पान मसाला या तंबाकू या फिर सिगरेट या अल्कोहल यूज़ करते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि सुबह से ही दारू पीना चालू कर दिया। अभी लॉकडाउन था 2020-2021 में, तो एक ने बताया कि मेरे घर पे तो एक ने शराब की पेटी रख दिया था तो मैं सुबह से ही दारू पीता था। आप सोचिए, मतलब सुबह से ही दारू पी रहे हो, आप खुद मौत को आमंत्रित कर रहे हो, तो उसको लिवर सिरोसिस डेवलप हो गया। तो जब आप खुद ही ऐसा कार्य करेंगे तो परेशानी तो बढ़ेगी ही। लेकिन केवल कैंसर के लिए शराब, गुटखा या सिगरेट ही रिस्पॉन्सिबल है ऐसा मैं नहीं सोच सकता। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जिसने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, वो भी कैंसर से ग्रस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो केमिकल के साथ में इंटरेक्शन आजकल ज़्यादा है, हमारी जो सब्जियां खाद से आती हैं, फल हमारे जो केमिकल रहित होते हैं, उससे परेशानियां हैं। आज जैविक खेती की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट फूड तो है ही। फास्ट फूड तो ओबेसिटी को बढ़ा रहा है, ओबेसिटी कैंसर को बिल्कुल आमंत्रित करता है। तो ये जो हमारी नई वाली पीढ़ी है जिसको कोविड ने दाल चावल खाना सिखा दिया, थैंक यू टू कोविड और लॉकडाउन की उस पीढ़ी ने दाल चावल को चखा होगा। दी है, लेकिन बहुत सारी जो लोग कोविड सिखा कर बिल्कुल सिखा के गया, लोगों को सुबह दिनचर्या बेहतर करा, योग की आदत डाला। तो जो लोग नियमित दिनचर्या रखते होंगे वो बीमारियों से काफ़ी कम मतलब पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बेहतर रहती है, तो वो इम्यूनिटी के कारण बच पाते हैं। लेकिन कई लोग लापरवाही के कारण कैंसर से बीमार हो जाते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन सी परेशानी है मुंह में छाले हो जाना। मुंह में छाले हो जाने को लोग ऐसा टाल देते हैं, या कुछ भी लगाने की दवाई लगा लिया तो लगाने का दवाई लगाएंगे, और वो अगर बार बार
छाले मुंह में होते रहे तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो लापरवाही भी उसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, बोले उसने ये दवाई खाया था, उसको ये बीमारी हुई थी तो मैं भी ये दवाई खा लेता हूँ। तो हो सकता है उसकी बीमारी अलग रही हो, आपकी बीमारी अलग रही हो, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ये नहीं करना भी भारत में कैंसर को आमंत्रण बिल्कुल, देता है। कहीं ना कहीं मुंह में छाले होना एक बिल्कुल, आम बहुत गंभीर धारणा समस्या में है। देखा जाता है कि बहुत छोटी सी बीमारी हम मानते हैं, लेकिन एक बड़ी बीमारी का रूप बहुत ले बड़ी सकती है बीमारी का कहीं ना रूप कहीं। ले लेती है और मुंह कट जाने के बाद कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। कई सारे लीडर्स हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका आप देखेंगे आप भी, चेहरा मुंह आधा कट गया है तो बहुत ही बुरा दिखता है, पूरी आवाज़ नहीं निकलती है, खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं कई हैं। प्रकार के स्टेज भी होते हैं सर, क्या स्टेज जनरली ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें डायग्नोस बहुत कम हो पाता है कैंसर, सेकंड या थर्ड स्टेज में ही डायग्नोस हो पाता है। तो उसका कारण जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोला कि जब मरीज को शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो वो घरेलू प्रयास करता है या अपने दोस्तों से सलाह लेता है या गूगल से सलाह लेता है। अगर उसी शुरुआती लक्षण में वो डॉक्टर को दिखा दे तो हम फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसके स्टेज को बढ़ने से रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं जो उसको क्षति है, जो शारीरिक क्षति और आर्थिक क्षति दोनों कम कराई जा सकती है। मतलब जहां आपको कुछ कम कीमोथेरापी से काम चल सकता है, ज़्यादा एरिया नहीं काटना पड़ सकता है, वो स्टार्टिंग में अगर पकड़ में आता है तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन लोग जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सेकेंड थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में हो जाती है बीमारी, तो इतना फैल गया रहता है कि कई बार तो मेरे पास ऐसे मरीज आए जिन्होंने बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया, बोले आपकी बीमारी इतनी फैल गई है कि उसको हम खोल ही नहीं सकते, छेड़ नहीं, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, अब आप जाइए और भगवान का नाम लीजिए। तो इस तरीके से लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं अब लोग। तो बहुत हाईटेक सिस्टम भी हो चुका है, कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत में लगातार आविष्कार और चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, मशीनरी भी है। तो क्या कैंसर को लेकर कुछ बेहतर इलाज मिले या फिर डायग्नोस किया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है, अभी तो काफ़ी बेहतर हो गया है। मतलब पिछले मैं अगर 2 दशकों की बात करूं तो 2 दशकों में लोगों में अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ी है और डायग्नोसिस तो बहुत मिरेकुलस, जो मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें डायग्नोसिस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत मिरेकुलस एडवांसमेंट किया है। जहां मैं बात करूं 1997, 1998 से लेकर के 2000 का समय, जब केवल एक्सरे और सोनोग्राफी होती थी, उसके बाद 1997 और 2000 के बीच में सीटी स्कैन आया, फिर 2000 के बाद एमआरआई आ गया। तो मतलब हमारे पास इतना एडवांस इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। आजकल पेट स्कैनिंग होती है, पेट स्कैनिंग में पूरे बॉडी का स्कैनिंग करके देख सकते हैं कि किस भाग में कहाँ पर कैंसर है। उसके साथ बायोप्सी भी बहुत एडवांस हो गई है, बायोप्सी में बहुत ज़्यादा वो लोग टुकड़ा नहीं निकालते हैं, बहुत ज़्यादा दिन आपको अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है। मतलब इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया है। उसके बाद कहाँ पहले जो कीमोथेरापी से लोगों को परेशानी होती थी, ज़्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, आजकल डे केयर सेंटर में सुबह गए, कीमोथेरापी कराए, घर आ गए। तो मतलब काफ़ी अच्छा मॉडर्न साइंस ने काफ़ी इसमें डेवलपमेंट तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब बहुत ही सराहनीय है। लेकिन लोग डॉक्टरों के पास जाने में या लोगों में बीमारी को लेकर के जो डर है, कैंसर को लेकर के भय आज भी बहुत ज़्यादा है लोगों को। वो डॉक्टर को इसलिए दिखाने नहीं जाते कहीं कैंसर न निकल आए, इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कराना चाहते कि कहीं कैंसर न निकल आए, जबकि होना ऐसा चाहिए कि आप डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, अगर कैंसर नहीं निकला तो आप तो कितनी बड़ी बीमारी से बच गए, आपका डर ही खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें पॉजिटिव लेना चाहिए उसको नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके सर, ये रिसर्च कहती है कि आज भी यदि हमारे देश की बात करें तो लगभग 14 लाख लोग कैंसर से, अलग अलग तरह के कैंसर से ग्रसित पाए जाते हैं। और एक रिसर्च यह भी कहती है कि हर 10 में से 7 लोगों की मौत हो जाती है। तो सर, इतना हाईटेक होने के बावजूद हम लोग उसमें बेहतर इलाज क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चाहे होम्योपैथिक की बात करें, चाहे एलोपैथी की बात करें, कहाँ हम पीछे हैं? हम ऐसे पीछे हैं कि एक तो डायग्नोसिस बहुत लेट हो पाता है मरीजों का, दूसरा जो डायग्नोसिस होता है, अगर मैंने बहुत पहले शुरू में बोला था कि अगर बॉडी में
टेंडेंसी है कैंसर सेल डेवलप करने की, तो ये कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या ऑपरेशन उस टेंडेंसी को ब्रेक नहीं कर पाते। जैसे वो लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसके साइड के भी टिश्यू निकाल देते हैं, लिम्फ नोड निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एक कैंसर सेल बचा या कैंसर सेल का डेवलपमेंट का प्रोसेस बॉडी में रह गया तो वो नए कैंसर सेल डेवलप करा देता है। कारण है कि कई बार कैंसर का इलाज कराने के बाद भी कई बार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हैं कैंसर को लेकर कि किस किस प्रकार के कैंसर होते हैं, क्या सबके इलाज भी अलग अलग होते हैं या क्या? इलाज तो थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा ना। अगर अलग अलग सिस्टम है, जैसे लंग्स का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, आजकल तो ट्रांसप्लांट भी होने लग गया है, तो कुछ एरिया में कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कुछ एरिया में कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जहाँ पे पूरी ग्रंथि को रिमूव कर सकते हैं तो वहाँ पे रिमूवल आसान है। कुछ ग्रंथियों को पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता है तो उसको पार्शियल रिमूवल किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस ग्रंथि का, जिस ऑर्गन का कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा ही। एक और बीमारी है सर, अप्लास्टिक एनीमिया, जिसे कैंसर तो नहीं कहेंगे लेकिन कैंसर जैसी ही घातक बीमारी ये कही जा सकती है। उस पर आप लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। कितनी खतरनाक बीमारी है सर ये? नॉन कैंसरस बीमारी है अप्लास्टिक एनीमिया, लेकिन कैंसर से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है और परेशानी का सबब लेकर के आ रही मरीजों में देखने को जैसे मिलता है। मैं अगर बात करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं आपके द्वारा लोगों को, तो कैंसर की जैसे बात किया आपने, तो कैंसर में अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया व्यक्ति ने, 6 कीमोथेरापी करा लिया और 30 रेडियोथेरापी करा लिया, तो उसको 4 साल, 5 साल, 7 साल का एक अभय टाइम मिल गया, वरदान मिल गया कि वो 5-7 साल तो नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर उसका पेट स्कैनिंग नॉर्मल है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है उसमें ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाती है, प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं। उसके कारण क्या होता है कि शरीर में या तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है या प्लेटलेट 2000, 5000, 10,000 रहते हैं, तो उसको हर 3-4 दिन, 5 दिन में ब्लड या प्लेटलेट लगाना पड़ता है। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ेगा। हर 5 दिन में, 10 दिन में उसको ब्लड कहाँ से आएगा? इतना ब्लड कहाँ से आएगा? अस्पताल में भर्ती होने का पैसा कहाँ से आएगा? कई सारे पेशेंट आते हैं जो घर बेच करके आते, गहने बेच करके आते। तो ये अप्लास्टिक एनीमिया जो बीमारी है, इसमें वो मरीज तो परेशान हो ही रहा है, उसके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वो भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक, कैंसर से ज़्यादा भयावह बीमारी है। इसमें बोन मैरो काम नहीं करता, इसके कारण ब्लड सेल्स नहीं बनते और जो ऊपर से ब्लड लगाते हैं, जो चढ़ाते हैं, वो 2 से 5 दिन में ब्लड सेल्स को मार डालता है। तो इसलिए और अधिक परेशानी है। वहाँ तो आप ऑपरेशन करा के, कीमोथेरापी करा के, रेडियोथेरापी करा के थोड़े दिन का मोहलत पा सकते हैं, यहाँ आपको 5-10 दिन का भी मोहलत नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी कही जा सकती है। लेकिन सर, हम लोग जैसे 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं या फिर उसके अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो डे मनाने की आवश्यकता क्यों? क्या साल भर हम इसके अवेयरनेस को लेकर काम नहीं करते हैं? नहीं, साल भर भी अवेयरनेस के लिए काम करते रहते हैं। साल भर जो अवेयरनेस होता है वो एक छोटे लेवल पे होता है। अब जो डे मनाए जाते हैं उसमें अलग अलग संस्थान बड़े लेवल पर इसका जब अवेयरनेस करती हैं, तो जैसे अभी आज आपके चर्चा में आई कि जिनको कफ में ब्लड आ रहा है या जिनको यूरिन में ब्लड आ रहा है या जिनको स्टूल में ब्लड आ रहा है, अगर ये हमारा कार्यक्रम कुछ लोग देखेंगे तो जिनको इस तरह की परेशानी है वो तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे। तो वो जो अवेयरनेस है, जितने ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, एक मास लेवल से अगर बात जाएगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा लोगों को मिल सकता है। अदरवाइज जो क्लिनिक में लोग आते हैं, जो डॉक्टर से मिलते हैं, उसको तो हमेशा ही अवेयरनेस किया जाता है। तो डे मनाने का बेनिफिट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाए। बिल्कुल, आप आयुष मंत्रालय के सदस्य भी हैं, तो मैं मृदुभाषी के दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि कोई एक मैसेज जिससे आप जो दर्शकों को देना चाहें कि कैसे आप कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, खान पान में कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण, कोई भी नए चेंजेस आपके शरीर में आ रहा है तो उसको आप इग्नोर मत करिए। इग्नोरेंस जो है वो बहुत ही घातक चीज़ है। आप लिटरेचर पढ़िए, अगर आपको यूट्यूब पे देखना है या गूगल पे सर्च करना है, लिटरेचर सर्च करके रुक मत जाइए, आप चिकित्सक से मिलिए, विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलिए, तुरंत इन्वेस्टिगेट कराइए और उसका दवाई लीजिए।
लोग दवाइयों में क्या करते हैं कि जितना डॉक्टर लिखता है, जैसे लिखता है कि 5 दिन की दवाई खाना है तो 2 दिन में उसको ठीक हो गया तो घर में दवाई रहेगी, उसको छोड़ देते हैं, वो गलत तरीका है। आप प्रॉपर उसका डोज लीजिए। और उसके साथ जो दिनचर्या की बात है, मतलब अगर युवा वर्ग इसको सुन रहा होगा तो उसको कहीं तो एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप रात को 12 बजे सो जाइए, 1 बजे सो जाइए, 2 बजे सो जाइए। लोग रात भर मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं अनावश्यक, और सुबह 4 बजे 6 बजे सोते हैं, वो बहुत गलत है। आप एक नियमित दिनचर्या रखिए। रात को 12 बजे 1 बजे अगर सो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 1:30 बजे 2 बजे सोइए और 8 बजे 9 बजे तक जगने की कोशिश करिए, सो दैट कि आपका वर्किंग भी नहीं इफ़ेक्ट हो। कई लोग क्या है कि, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 बजे सो जाइए, पर 12 बजे सो जाइए, 1 बजे सो जाइए, कहीं तो लिमिट बनाइए। और सुबह 7 बजे 8 बजे अगर आप जग जाते हैं और आधा घंटा 1 घंटा भी योग कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। योग करिए, साथ में खाने में सीजनल सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स लीजिए। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बेहतर करते हैं। जैसे ठंड का समय रहता है तो ठंड का समय बहुत हेल्दी सीज़न माना जाता है, इसमें खाने का बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप सीजनल फल, सीजनल सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा योग कर रहे हैं, मतलब जब आप अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, आप अपने स्टडी को टाइम दे सकते हैं, तो आपने अपने शरीर को 24 घंटे में 24 मिनट का टाइम क्यों नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने शरीर के लिए भी टाइम अवश्य निकालिए और नियमित योग करिए। आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो आप हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। और युवा वर्ग जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों की ओर जा रहा है, थोड़ा सा मित्रों से डिस्कस करो या पेरेंट्स से साझा करो। ये एंग्जाइटी और ये जो डिप्रेशन जैसी समस्या हैं, इसको नहीं आने दीजिए। ऐसा कुछ तो करिए, चाहे खेलिए, चाहे गाना गाइए, चाहे योगा करिए। युवा वर्ग को डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, तो हमारा भारत काफ़ी बेहतर विकास कर सकेगा। फिट इंडिया होगा, Yes, हिट fit इंडिया होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि यदि हम 24 घंटे में केवल 24 मिनट भी अपने शरीर को देते हैं, संतुलित दिनचर्या रखते हैं, खान पान संतुलित रहते हैं, तो हम कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी हम दूर रह सकते हैं। और स्वास्थ्य शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदत नहीं डालें। सबसे मेन चीज़ जो है, जिस तरह से युवा ड्रग्स को बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो ये शराब, सिगरेट, ड्रग्स ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ को नुकसान तो करता ही है, लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी हमारे नहीं शरीर के लिए भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी और बहुत स्वास्थ्यवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मैं अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।